कभी कभी इंसान की एक गलत चाहत सिर्फ उसकी अपनी जिंदगी ही नहीं बल्कि पूरे परिवार की खुशियां भी तबाह कर देती है। आज की कहानी एक ऐसी शादीशुदा औरत की है जिसके पास प्यार करने वाला पति, 2 मासूम बच्चे और हंसता खेलता परिवार था। लेकिन उसने एक ऐसा रास्ता चुना जिसने उसे गुनाह, धोखे और आखिरकार एक ऐसे खौफनाक अंजाम तक पहुंचा दिया जिसे सुनकर शायद आपकी भी रूह कांप उठे। क्या एक पल का प्यार पूरी जिंदगी से ज्यादा कीमती हो सकता है? क्या छिपकर निभाया गया रिश्ता कभी खुशियों की मंजिल तक पहुंच सकता है? और आखिर ऐसा क्या हुआ कि एक खुशहाल घर देखते ही देखते बर्बाद हो गया? इन सभी सवालों का जवाब आपको इस कहानी के आखिर तक मिलेगा, इसलिए वीडियो को बीच में बिल्कुल मत छोड़िए दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं आज की ये बेहद दर्दनाक, रहस्यमयी और सबक देने वाली कहानी। जब उसकी शादी हुई तो उसकी सहेलियां उसे खूब छेड़ने लगी। कोई बोली, अरे सुनीता, तेरी तो सच में लॉटरी लग गई। सुनीता ने अनजान बनते हुए पूछा, वो कैसे? इस पर दूसरी सहेली हंसते हुए बोली, अब इतनी भी भोली मत बन। इतना सुंदर, स्मार्ट और जवान पति मिलना क्या किसी लॉटरी से कम है? हमारे यहाँ तो माँ बाप बस इतना देखते हैं कि लड़का कमाने वाला हो, फिर उसकी उम्र लड़की से कितनी भी ज्यादा क्यों ना हो। रजनी को ही देख ले, अभी 18 साल की भी नहीं हुई थी कि उसके घर वालों ने उसकी शादी 40 साल के आदमी से कर दी। सुनीता मुस्कुराकर बोली, अरे 40 साल का आदमी कोई बूढ़ा थोड़ी ही होता है। उसने ये बात तो हंसते हुए कह दी, लेकिन मन ही मन बहुत खुश थी। उसे लग रहा था कि उसके माँ बाप ने सचमुच उसके लिए एक सुंदर और हम उम्र पति चुना है। उसके पति राकेश की उम्र उससे ज्यादा नहीं थी। शादी में उसकी उम्र 19 साल बताई गई थी, जबकि वो अच्छी तरह जानती थी कि उसकी असली उम्र 22 साल है। राकेश की उम्र भी 22 साल ही थी। जब राकेश का रिश्ता आया था तब सुनीता ने शादी से बचने की बहुत कोशिश की थी। वो बार बार अपनी माँ से कहती, मुझे अभी शादी नहीं करनी, इतनी भी क्या जल्दी है? उसकी माँ ने हल्की सी झुंझलाहट के साथ कहा, हाँ, अभी तो जैसे तेरे दूध के दांत भी नहीं टूटे हैं। अरे पगली, तू 22 साल की हो गई है, आखिर कब तक हमारे सर पर बैठी रहेगी? सुनीता ने आगे बहस करना ठीक न समझा। वो मन ही मन सोच रही थी कि माँ तो हर बात का बतंगड़ बना देती है। उसने इस रिश्ते से इसलिए मना किया था क्योंकि उसके दिल में पहले से ही किसी और के लिए जगह थी। उसे पूरा विश्वास था कि एक दिन उसी के घर से रिश्ता आएगा और उसके माँ बाप खुशी खुशी उसकी शादी वहीं कर देंगे। लेकिन ऐसा कुछ होने से पहले ही राकेश का रिश्ता आ गया। एक दिन उसने अपने पिता को माँ से कहते सुना, मुझे तो लड़का बहुत पसंद है, गोरा, चिट्टा, तंदुरुस्त, उम्र भी ज्यादा नहीं, 25 साल से कम ही होगी। सबसे बड़ी बात, अच्छी नौकरी करता है और कमाई भी ठीक ठाक है। तुम्हें क्या लगता है? माँ ने तुरंत जवाब दिया, मुझे क्या कहना है? जब लड़के में इतनी सारी खूबियां हैं और तुम्हें भी पसंद है तो मना करने का सवाल ही नहीं उठता। इस पर उसके पिता बोले, एक बार सुनीता से भी तो पूछ लेते हैं। माँ मुस्कुराकर बोली, उससे क्या पूछना? जब हमारा रिश्ता तय हुआ था तब क्या मेरे माँ बाप ने मुझसे पूछा था? माँ की बात सुनकर सुनीता मन ही मन बड़बड़ाई। लगता है माँ तो बिल्कुल पुराने जमाने की बातें करती है। अपनी शादी का उदाहरण दे रही है जो 25-30 साल पहले हुई थी। अब वक्त बदल चुका है, लेकिन उसमें इतना साहस नहीं था कि खुलकर अपने घर वालों का विरोध कर सके। दूसरी तरफ जिस लड़के से वो मन ही मन प्यार करती थी, उसकी ओर से भी शादी की कोई बात आगे नहीं बढ़ी थी, इसलिए उसने चुप रह जाना ही बेहतर समझा। एक दिन उसने अपनी सहेली पूजा से इस रिश्ते का जिक्र किया। पूजा ने उत्सुकता से पूछा, अच्छा कौन है वो? सुनीता ने कहा, मुझे उसके बारे में ज्यादा तो नहीं पता, बस इतना जानती हूँ कि उसका नाम राकेश है और वो साइकिल रिपेयर की दुकान पर काम करता है। ये सुनते ही पूजा खुशी से उसे गले लगाकर बोली, अरे पगली, तेरी तो सच में किस्मत खुल गई। राकेश तो किसी फिल्मी हीरो से कम नहीं है, हमारी ही गली में रहता है। ना जाने कितनी लड़कियां उसे देखकर आहें भरती है। अफसोस मेरी शादी हो चुकी है, वरना मैं भी उसे पसंद करने लगती। सहेली के मुंह से राकेश की इतनी तारीफ सुनकर सुनीता के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई, लेकिन अगले ही पल उसने कहा,
पर उसका काम तो बड़ा गंदा है ना। दिन भर साइकिलें ठीक करते करते उसके हाथ पैर और कपड़े सब ग्रीस और कालिक से भर जाते होंगे। खैर, कुछ ही दिनों बाद सुनीता और राकेश की शादी हो गई। जो भी उन दोनों को साथ देखता यही कहता, भगवान ने क्या खूबसूरत जोड़ी बनाई है। मोहल्ले की लगभग हर लड़की सुनीता की किस्मत से जलती थी, लेकिन सच ये था कि सुनीता अंदर से बिल्कुल खुश नहीं थी। आखिर उसकी उदासी की वजह क्या थी, ये उसने कभी किसी को नहीं बताया। यहाँ तक कि राकेश भी उसके मन की बात कभी समझ नहीं पाया। शादी के कुछ समय बाद उसने फिर से अपने पुराने प्रेमी विक्रम से मिलना जुलना शुरू कर दिया। एक दिन विक्रम ने उससे कहा, सुनीता, लगता है तुम्हें अपने फैसले पर पछतावा हो रहा है। सुनीता हल्की सी कड़वी मुस्कान के साथ बोली, कैसा फैसला? लड़कियों के फैसले कहाँ होते हैं, वे तो अपने माँ बाप की मर्जी से बंधी होती हैं। गलती मेरी ही नहीं तुम्हारी भी थी विक्रम। तुम में इतनी हिम्मत भी नहीं थी कि अपने घर वालों को मेरा रिश्ता लेकर भेज देते। जवान बेटी को माँ बाप कब तक घर में बैठा कर रखते। राकेश का रिश्ता आया तो उन्होंने तुरंत हाँ कर दी। फिर उसे शादी से पहले की अपनी आखिरी मुलाकात याद आ गई, जब दोनों ने एक दूसरे से ढेरों शिकवे शिकायतें की थी और दिल का सारा दर्द एक दूसरे के सामने निकाल दिया था। आखिर में सुनीता ने भारी मन से कहा था, शायद हमारी किस्मत में बिछड़ना ही लिखा था। मुझे लगता है ये शादी मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी मजबूरी बन जाएगी, लेकिन अब जो हो गया उसे मैं अपनी किस्मत मान चुकी हूँ। तुम भी मुझे भूलने की कोशिश करो, क्योंकि अब हमारे पास इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। उसने विक्रम को तो उसे भूल जाने की सलाह दे दी थी, लेकिन सच ये था कि वो खुद उसे अपने दिल से कभी निकाल नहीं सकी। विक्रम दूर का रिश्तेदार भी था, इसलिए शादी से पहले उसका सुनीता के घर आना जाना लगा रहता था। शादी के बाद भी वो कभी कभार किसी बहाने राकेश के घर पहुंच जाता था। दोनों दिल के हाथों मजबूर थे, इसलिए मौका मिलते ही चोरी छिपे अकेले में भी मिल लिया करते थे। समय यूं ही बीतता गया और सुनीता एक बच्चे की माँ भी बन गई, लेकिन वो आज भी राकेश के साथ मन से खुश नहीं थी। ऊपर से देखने पर दोनों का रिश्ता बिल्कुल सामान्य लगता था। राकेश को कभी ये एहसास तक नहीं हुआ कि उसकी पत्नी उसे दिल से स्वीकार नहीं कर पाई है। राकेश की माँ और बाकी रिश्तेदार भी यही समझते थे कि दोनों पति पत्नी अपनी शादीशुदा जिंदगी में बहुत खुश हैं। सुनीता ने भी कभी किसी को अपने मन का दर्द समझने का मौका नहीं दिया, लेकिन अब विक्रम से उसकी चोरी छिपे मुलाकातें पहले से ज्यादा होने लगी थी। जब भी उसका मन बेचैन होता, वो किसी न किसी बहाने उससे मिलने पहुंच जाती। एक दिन ऐसी ही मुलाकात में विक्रम ने गंभीर होकर कहा, सुनीता, अब तुम इस तरह मुझसे मिलने मत आया करो। सुनीता ने हैरानी से पूछा, क्यों विक्रम, क्या मैं अब तुम्हें अच्छी नहीं लगती? क्या मैं इतनी बुरी हो गई हूं कि तुम्हें मुझसे मिलने में डर लगने लगा है? विक्रम ने धीमी आवाज में कहा, मुझे तुमसे नहीं, खुद से डर लगता है। सुनीता उसके और करीब आ गई, उसकी आंखों में देखते हुए बोली, अपने आप से डर लगता है? कैसी बातें कर रहे हो? कहीं तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? आखिर अपने आप से डरने का क्या मतलब है? विक्रम ने गहरी सांस लेते हुए कहा, सुनीता, तुम्हें देखते ही मेरे लिए अपने जज्बातों पर काबू रखना बहुत मुश्किल हो जाता है। मैं खुद को कैसे रोकूं? इतना कहते कहते वो अपनी भावनाओं पर नियंत्रण खो बैठा और आखिर वही हो गया जिसका डर उसे हमेशा से था। कुछ देर बाद जब उसे अपनी गलती का एहसास हुआ तो शर्म से उसका सर झुक गया। उसे समझ ही नहीं आया कि अब वो सुनीता की आंखों में कैसे देखे, इसलिए वो बिना कुछ कहे वहां से चला गया। लेकिन दूसरी ओर सुनीता की हालत बिल्कुल अलग थी। वो खुद को जैसे किसी अलग ही दुनिया में महसूस कर रही थी। काफी देर बाद उसने खुद को संभाला, लेकिन कई दिनों तक उसके मन में वही एहसास बना रहा। अब उसे महसूस होने लगा था कि विक्रम को खोकर उसने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी खो दी थी। उसे बार बार यही लगता कि लगभग 32 साल के विक्रम और 22 साल के राकेश के स्वभाव, समझदारी और व्यवहार में कितना बड़ा अंतर है। उसे कभी भी अपने वैवाहिक जीवन में वो अपनापन और भावनात्मक संतोष नहीं मिला जिसकी उसने कल्पना की थी। एक दिन वो अकेले बैठी बहुत रोई और अपनी किस्मत को कोसने लगी। उसे लग रहा था कि ये शादी उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा समझौता बन गई है। कई दिनों तक विक्रम उससे मिलने नहीं आया। जब आखिरकार वो उससे मिला तो सुनीता उसे देखते ही नाराज हो उठी और बोली, कहाँ गायब हो गए थे तुम? विक्रम शर्म से सर झुकाए खड़ा रहा।
कुछ पल बाद धीमी आवाज में बोला, सुनीता, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं तुम्हारा गुनहगार हूँ। तुम जो सजा देना चाहो मैं सहने के लिए तैयार हूँ। सुनीता की आंखों से आंसू बहने लगे। उसे रोता देखकर विक्रम और भी घबरा गया। उसने उसे चुप कराने की कोशिश की, उसके आंसू पोंछने के लिए हाथ बढ़ाया, लेकिन सुनीता और जोर जोर से रोने लगी। फिर रुक रुक कर बोली, विक्रम, मुझे माफ कर दो। विक्रम ने तुरंत कहा, नहीं सुनीता, माफी तो मुझे मांगनी चाहिए। सुनीता ने सर हिलाते हुए कहा, नहीं, मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगी। तुमने मुझे खोकर सिर्फ अपने साथ ही नहीं, मेरे साथ भी बहुत बड़ा अन्याय किया है। इतना कहकर वो उसके सीने पर हल्के हल्के मुक्के मारने लगी और फिर उससे लिपटकर फूट फूट कर रो पड़ी। रोते हुए बोली, मैं ना तो पूरी जिंदगी जी पा रही हूँ और ना ही सच्ची खुशियाँ महसूस कर पा रही हूँ। विक्रम उसकी बातें सुनकर पूरी तरह उलझ गया। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि सुनीता आखिर कहना क्या चाहती है, लेकिन सुनीता ने उसे सोचने का मौका ही नहीं दिया। वो एक बार फिर अपनी भावनाओं में बह गई और बोली, यही तुम्हारी सजा है कि अब जब जब मैं तुम्हें बुलाऊं तुम मेरी इस अधूरी जिंदगी के खालीपन को भरोगे और मुझे वो खुशियां दोगे जिनके लिए मेरा मन बरसों से तरस रहा है। विक्रम उसके इस आग्रह को ठुकरा नहीं सका। उस दिन के बाद दोनों के बीच की सारी दूरियां मिट गई। उनकी चोरी छिपे मुलाकातों का सिलसिला लगातार बढ़ता गया। दोनों को ऐसा लगने लगा जैसे बिछड़ने के बाद उन्हें अपना खोया हुआ प्यार फिर से मिल गया हो। लेकिन विक्रम के मन में हमेशा एक डर बना रहता था। वो अक्सर सुनीता से कहता, सुनीता, हम बहुत गलत रास्ते पर चल रहे हैं। अगर किसी दिन हमारी ये चोरी छिपे की मुलाकातें सबके सामने आ गई तो बहुत बड़ा अनर्थ हो जाएगा। उसकी बात सुनकर सुनीता मुस्कुरा देती। विक्रम हैरानी से पूछता, तुम हंस क्यों रही हो? इसमें हंसने वाली क्या बात है? सुनीता बेफिक्री से कहती, अगर चोर हर वक्त पकड़े जाने से डरता रहे तो कभी चोरी ही नहीं कर पाएगा। और वैसे भी एक बात तो तुमने सुनी ही होगी, प्यार किया तो डरना क्या? विक्रम ने गहरी सांस लेते हुए कहा, हाँ, ये बात मैं भी जानता हूँ कि जो डर गया वो हार गया। लेकिन ये भी सच है कि 100 दिन चोर के होते हैं, एक दिन मालिक का भी आता है। अगर किसी दिन हम पकड़े गए तो सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। सुनीता ने उसका हाथ थामते हुए कहा, कुछ भी हो जाए, अब मैं तुम्हें दोबारा अपनी जिंदगी से जाने नहीं दूंगी। एक बार तुम्हें खोने का दर्द झेल चुकी हूँ, दूसरी बार ये दर्द सहने की ताकत मुझ में नहीं है। इसके बाद भी दोनों की चोरी छिपे मुलाकातें लगातार चलती रही। समय बीतता गया और सुनीता दूसरे बच्चे की भी माँ बन गई। एक दिन अचानक राकेश ने उससे पूछा, सच सच बताओ, ये बच्चा किसका है? सुनीता चौंक गई और बोली, ये कैसी बातें कर रहे हो? राकेश ने गुस्से में कहा, मेरा मतलब साफ है, कहीं इस बच्चे का बाप वो आदमी तो नहीं जिससे तुम चोरी छिपे मिलती रहती हो? सुनीता ने नाराज होकर कहा, तुम्हें हो क्या गया है? मैं किससे चोरी छिपे मिलती हूँ? बिना किसी सबूत के मुझ पर इतना बड़ा इल्जाम कैसे लगा सकते हो? राकेश ने कड़वे स्वर में कहा, आखिर कब तक मेरी आंखों में धूल झोंकती रहोगी? सुनीता, मुझे सब समझ में आने लगा है। सुनीता बोली, अक्सर बच्चे होने के बाद पति अपनी पत्नियों पर पहले जैसा ध्यान नहीं देते, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम मेरे चरित्र पर ही सवाल उठा दो। इस घटना के बाद अगली बार जब वो विक्रम से मिली तो उसने उसे साफ शब्दों में समझा दिया, अब तुम मेरे घर बिल्कुल मत आना। राकेश को शक हो गया है कि मैं तुमसे चोरी छिपे मिलती हूँ। विक्रम ने हैरानी से कहा, अरे मैं तुम्हारे घर आता ही कितना हूँ, इतने दिनों बाद तो सिर्फ तुम्हारे नए बच्चे को देखने गया था। सुनीता ने परेशान होकर जवाब दिया, बस वही सबसे बड़ी गलती हो गई। तुम्हारे जाने के बाद वो मुझसे पूछने लगा कि ये बच्चा किसका है, कहीं इसका बाप तुम्हारा वही प्रेमी तो नहीं? ये सुनकर विक्रम हल्का सा मुस्कुराया और बोला, सच कहूँ ये बात तो मैंने भी कभी सोची नहीं थी। धीरे धीरे सुनीता के चेहरे की मुस्कान भी गायब होने लगी। अब राकेश और उसके बीच के रिश्ते तेजी से बिगड़ते जा रहे थे। राकेश छोटी छोटी बातों पर उसे डांटने लगा था और अगर सुनीता कभी पलटकर जवाब दे देती तो उसे थप्पड़ मारने से भी हिचकिचाता नहीं। कई बार सुनीता का मन हुआ कि वो अपनी सास से राकेश की शिकायत करे, लेकिन फिर वो ये सोचकर चुप रह जाती कि अगर बात ज्यादा बढ़ी तो कहीं उसके और विक्रम के चोरी छिपे मिलते रहने का राज भी सबके सामने ना आ जाए। वो किसी भी कीमत पर उन मुलाकातों में रुकावट नहीं आने देना चाहती थी। 1-2 बार उसकी सास ने भी उससे पूछा, बहू क्या बात है,
आजकल राकेश कुछ ज्यादा ही चिड़चिड़ा रहने लगा है। सुनीता ने बात छिपाते हुए कहा, माँ जी, बच्चों के आने के बाद घर का खर्च बहुत बढ़ गया है। ऊपर से राकेश ने अपने मालिक से तनख्वाह बढ़ाने की बात की थी, लेकिन उन्होंने साफ मना कर दिया। उनका कहना है कि आजकल साइकिलों का काम पहले जैसा नहीं रहा, लोग अब साइकिलें कम चलाते हैं, इसलिए दुकान की कमाई भी घट गई है। ऐसे में तनख्वाह बढ़ाना उनके लिए मुश्किल है। शायद इसी चिंता की वजह से राकेश परेशान रहने लगा है। उसकी सास ने चिंता जताते हुए कहा, अगर बस इतनी सी बात है तो उसे इतना परेशान होने की क्या जरूरत है। मैं उससे प्यार से बात करूंगी और समझाऊंगी कि हर मुश्किल वक्त हमेशा नहीं रहता। सुनीता घबराकर तुरंत बोली, अरे नहीं माँ जी, आप उनसे इस बारे में कुछ मत कहिए। उन्होंने मुझे साफ मना किया है कि मैं आपसे इन बातों का जिक्र ना करूं, क्योंकि वो नहीं चाहते कि आप उनकी चिंता करें। मुझसे ही गलती हो गई जो मैंने आपको बता दिया। बस आपसे हाथ जोड़कर विनती है कि उनसे इस बारे में कुछ मत कहिए। मैं अपने तरीके से उन्हें समझाने की पूरी कोशिश करती रहती हूँ, लेकिन सच तो ये था कि अब वो राकेश को समझाती क्या। उसकी बढ़ती हुई नाराजगी ने सुनीता की बोलने की हिम्मत ही छीन ली थी। राकेश अब पहले की तरह ज्यादा बातें नहीं करता था, लेकिन उसके हाथ बहुत चलने लगे थे। छोटी छोटी बात पर वो सुनीता को मारने पीटने लगा था। हाँ, इतना जरूर था कि वो कभी किसी के सामने हाथ नहीं उठाता था। डर के मारे सुनीता भी जोर से चीखती चिल्लाती नहीं थी, बस दर्द से हल्की सी कराह निकल जाती। दूसरी ओर राकेश के इस व्यवहार ने उसके मन में उसके लिए और भी दूरी पैदा कर दी थी। इसकी एक वजह यह भी थी कि राकेश अब उसे अपने पास फटकने तक नहीं देता था। अगर वो उसके पास बैठकर प्यार से बात करने या उससे निपटने की कोशिश करती तो उसे झटक कर गुस्से से कहता, जाओ अपने उसी प्रेमी के पास चली जाओ जिसके लिए तुम मुझे धोखा दे रही हो। एक दिन जब सुनीता विक्रम से मिली तो उसकी नज़र उसके शरीर पर पड़े नीले निशानों पर गई। वो घबरा गया और बोला, सुनीता, ये चोट के निशान कैसे हैं? सुनीता ने दर्द भरी आवाज में जवाब दिया, ये राकेश की मार के निशान हैं। अब वो मुझे अक्सर मारने पीटने लगा है। विक्रम ने घबरा कर पूछा, क्या वो तुम्हें मारता भी है? सुनीता ने गहरी सांस लेते हुए कहा, हाँ बहुत। अब वो बात कम करता है, हाथ ज्यादा उठाता है। वो कहता है कि इस छोटे बच्चे में उसे तुम्हारी झलक दिखाई देती है। उसकी मार से ज्यादा मुझे उसकी ये बातें तकलीफ देती है, क्योंकि बच्चे की शक्ल तुमसे मिलती जुलती है। इसलिए अब उसे सिर्फ शक नहीं, पूरा यकीन हो गया है कि मेरा और तुम्हारा रिश्ता है। विक्रम ने सर पकड़ लिया और बोला, मुझे शुरू से ही इसी दिन का डर था। सुनीता ने बात काटते हुए कहा, अब इन बातों का क्या फायदा? मुझे तो अब इस बात की चिंता सताने लगी है कि कहीं किसी दिन वो तुम्हें देखकर तुम्हारी जान लेने की कोशिश न कर बैठे। विक्रम बोला, नहीं, वो ऐसा नहीं करेगा। सुनीता ने गंभीर होकर कहा, कर भी सकता है, और अगर ऐसा हो गया तो उससे पहले क्यों ना हम इस खतरे को हमेशा के लिए खत्म कर दें। विक्रम चौंक गया, क्या मतलब? सुनीता ने धीमी आवाज में कहा, अगर हमारी जान को उसी से खतरा है तो क्यों ना उसी खतरे को रास्ते से हटा दिया जाए। विक्रम ने तुरंत विरोध किया, सुनीता, ये कैसी बातें कर रही हो? हम पहले ही एक गलत रिश्ते में बन चुके हैं, क्या अब उस गलती को छिपाने के लिए एक और बड़ा गुनाह कर दें? उस समय तो ये बात वहीं दब गई, लेकिन सुनीता के मुंह से निकले ये शब्द एक दिन सच साबित हो गए। राकेश को पहले से ही दोनों पर शक था, इसलिए वो कई दिनों से उन पर नजर रख रहा था। आखिर एक दिन उसने दोनों को चोरी छिपे मिलते हुए रंगे हाथों पकड़ लिया। गुस्से से उसका चेहरा लाल हो गया। उसने जेब से एक बड़ा चाकू निकाला और खोलते हुए चीखा, आज तुम दोनों को जिंदा नहीं छोड़ूंगा, यही खत्म कर दूंगा। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। वो अपने इरादे में कामयाब नहीं हो सका। वो अकेला था, जबकि सामने दोनों थे, और विक्रम ताकत में भी उससे कहीं ज्यादा मजबूत था। विक्रम ने किसी तरह राकेश को पकड़कर काबू में किया ही था कि तभी सुनीता ने जमीन पर पड़ा वही चाकू उठाया और एक झटके में उसके सीने में घोंप दिया। विक्रम घबरा कर चिल्लाया, सुनीता, ये तुमने क्या कर दिया? सुनीता ने कांपती आवाज में कहा, वही जो इस वक्त करना जरूरी था। अगर आज इसे जिंदा छोड़ देते तो हम दोनों कभी जिंदा नहीं बचते। अगले दिन राकेश का शव शहर के बाहर सुनसान जगह पर झाड़ियों के बीच मिला। सुनीता ने रोने बिलखने का ऐसा नाटक किया कि किसी को उस पर जरा भी शक नहीं हुआ। पुलिस ने अपनी कानूनी कार्रवाई पूरी करने के बाद शव परिवार वालों को सौंप दिया और अज्ञात हत्यारे की तलाश शुरू कर दी। कई दिनों तक सुनीता बेहोश होने का नाटक करती रही,
जब भी उसे होश आता वो जोर जोर से रोते हुए यही कहती, हाय अब मेरे 2 छोटे छोटे बच्चों का क्या होगा। पति की मृत्यु के बाद कुछ समय भी नहीं बीता था कि एक दिन विक्रम की माँ सुनीता की माँ से मिलने पहुंच गई। उन्होंने दुख जताते हुए कहा, बहन सुनीता का ये हाल हमसे देखा नहीं जाता, दिन रात रोती रहती है। बस हमारी तो यही इच्छा है कि उसे और उसके बच्चों को फिर से एक सहारा मिल जाए। आजकल तो कुंवारी लड़कियों की भी शादियां मुश्किल से होती है, ऐसे में 2 बच्चों की माँ को कौन अपनाएगा। अगर अपने ही अपने लोगों के काम ना आए तो फिर कौन आएगा। हम गरीब जरूर हैं, लेकिन दिल से चाहते हैं कि इससे पहले कि वो अपनी बात पूरी करती। सुनीता की माँ उनसे लिपट कर फूट फूट कर रो पड़ी। सुनीता की माँ आंसू पोंछते हुए बोली, बहन अगर ऐसा हो जाए तो ये हमारे पूरे परिवार पर आपका बहुत बड़ा एहसान होगा। इसके बाद दोनों परिवारों ने जल्दी ही आपस में बात करके सब कुछ तय कर लिया। फैसला हुआ कि पति की मृत्यु के बाद शौक की अवधि पूरी होने पर किसी शुभ मुहूर्त में सुनीता और विक्रम की शादी कर दी जाएगी। दोनों परिवार शादी की तैयारियों में भी लग गए, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। शादी से ठीक एक दिन पहले पुलिस ने सुनीता और विक्रम दोनों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस अधिकारी ने सख्त लहजे में कहा, हमारे पास पक्के सबूत हैं कि तुम दोनों ने मिलकर राकेश की हत्या की है। ये सुनते ही सुनीता गुस्से से बोली, वाह जब असली हत्यारा नहीं मिला तो अब मुझ पर इल्जाम लगा रहे हो। भला कोई औरत अपने ही पति की जान क्यों लेगी। लेकिन विक्रम ने ज्यादा बहस नहीं की। उसने शांत स्वर में अपना जुर्म कबूल करते हुए कहा, हाँ राकेश की मौत में हम दोनों शामिल थे, लेकिन हमने ये सब अपनी जान बचाने के लिए किया था। पुलिस अधिकारी ने पूछा, साफ साफ बताओ अपनी जान बचाने का क्या मतलब है। विक्रम ने कहा, राकेश को मेरे और सुनीता के रिश्ते के बारे में पता चल गया था। वो इस बात को सहन नहीं कर पाया। कई दिनों तक वो हमारा पीछा करता रहा और आखिर एक दिन उसने हमें रंगे हाथों पकड़ लिया। उसने चाकू निकालकर हम पर हमला कर दिया। मैं सिर्फ अपनी जान बचाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसकी मौत मेरे हाथों नहीं हुई। उसके सीने में चाकू सुनीता ने मारा था। पुलिस अधिकारी ने दोनों की तरफ देखते हुए कहा, तुम लोगों को क्या लगा था कि पुलिस हार मानकर चुप बैठ जाएगी? ऐसा बिल्कुल नहीं था। हम लगातार इस मामले की तह तक पहुंचने की कोशिश कर रहे थे। आखिरकार हमें वो चाकू मिल गया जिससे राकेश की हत्या की गई थी। उसी चाकू पर मिले उंगलियों के निशानों ने हमें असली अपराधियों तक पहुंचा दिया। जांच के दौरान हमें ये भी पता चल गया कि तुम दोनों काफी समय से राकेश की आंखों में धूल झोंककर समाज, परिवार और कानून तीनों के साथ विश्वासघात कर रहे थे। शायद तुम दोनों अपने झूठे प्यार और मौज मस्ती में ये भूल गए थे कि सच और बुराई कभी हमेशा छिपे नहीं रहते, एक ना एक दिन सबके सामने आ ही जाते हैं। अगर सुनीता अपने पति के साथ खुश नहीं थी तो उसके पास कानूनी रास्ता था। वो तलाक लेकर अपनी जिंदगी का नया फैसला कर सकती थी, लेकिन तुम दोनों ने गलत रास्ता चुना। अपने रिश्ते को छिपाने के लिए हत्या जैसा जघन्य अपराध कर डाला। जिस शादी के सपने तुम दोनों देख रहे थे वो अब कभी पूरे नहीं होंगे, क्योंकि अब तुम्हारी किस्मत में शादी के फेरे नहीं बल्कि अदालत की सजा और फांसी का फंदा लिखा है। दोस्तों, आपका क्या कहना है इस कहानी के बारे में? कमेंट जरूर कीजिएगा। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर दबा लें ताकि आने वाली वीडियो आपके पास तुरंत पहुंचे। मुझे दीजिए अगली वीडियो तक इजाजत। तब तक के लिए धन्यवाद।